आपको दिखता है स्क्रीन? हाँ, यस सर। माय वॉइस इज क्लियर? Yes, आपको sir. मेरी आवाज क्लियरली सुनाई पड़ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, guys, let's start. Well, this is your college, and on the right hand side you can see आप right side में देख सकते हो कि industry, और हमारा काम है in between to prepare yourself, आपको industry के लिए ready करने का है. The education what we are doing, जो हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं और जो इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, there are some differences are there. तो हम लोगों का इंटेंशन ये है कि वो जो गैप है उसको ब्रिज करना. That is the intention. Okay, so the first session we are starting today. I believe all of you are either third year, end of third year students or final year students, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And ये जो सेशन होगा, these sessions will be multiple sessions. Or I'm not a teacher. At best, you can tell me, you can assign me a word, something like a mentor. I'm not a professor. I can at best can be called as a mentor. Mentor का काम होता है आपको गाइड करना, so that आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो सकते हो. I will be using your technical knowledge. आपने जो सीखा है, आपका जो technical knowledge है, I'll be using your knowledge in applying to understand. मैं आपके knowledge को लेके आगे बढ़ूंगा. आपने जो सीखा है, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा कि आपने जो नॉलेज सीखा है अपने अभी तक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक और फोर्थ ईयर में जो आप पढ़ने जा रहे हो, उसको आप इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करोगे. हाउ यू विल बी यूजिंग दैट नॉलेज, दैट थियोरेटिकल नॉलेज इन सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्री. So this is the purpose. और इस जर्नी में आपको बात करना पड़ेगा. You have to participate. You have to talk to me. You have to, आपको अपना जो नॉलेज है उसको दिखाना पड़ेगा कि मुझे ये मालूम है, और उसको किस तरह से हम यूज करेंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा. मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सॉल्यूशन आपको निकालने का है. आपको मैं डायरेक्शन दूंगा, आपको मैं रास्ता दिखाऊंगा. ऐसे सोचो, इस तरह से सोचो, इस तरह से थिंक ओवर इट लाइक दिस, एंड देन यू रीच टू अ सॉल्यूशन. आर यू गेटिंग मी? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपका जो थियोरेटिकल नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल आज का जो सेशन है, आज का सेशन फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है. तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है, द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स लाइक बर्नौलीज थ्योरम, यूलर्स टर्बो मैकेनिक्स, सिमिलैरिटी लॉ, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सब जो आपने whatever you have studied in your previous semesters, वहां से we will pick up few points, and then आपको we will be giving you a practical problem which industry is facing.
एक प्लांट में वो प्रॉब्लम आया हुआ है। नाउ आप ये जो यूलर्स थ्योरम है या बर्नौलीज थ्योरम है, उसके जो फॉर्मूले हैं, हाउ यू अप्लाई, आप उसको कैसे अप्लाई करोगे जो इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम है, एंड देन फाइंड इट आउट कि शायद दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये जर्नी है, दिस इज द जर्नी। So let's proceed. And whenever you have query, stop me. It's a two-way exercise. आपको मेरे से बात करना होगा, मैं आपसे बात करता रहता हूँ। So आज का जो केस है, आज का केस है, we have a case, we have a industry, एक एक्चुअली लाइव प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अभी अभी आया है हमारे पास। और मेरा बैकग्राउंड है, मेरा नाम देवल चौधरी है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं भी ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और मेरा जो कैरियर है वो मोस्टली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। आपका मुंबई के पास में जैसे भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ONGC है, इसका नाम आपने सुना है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो मैं उस तरह के इंडस्ट्री में काम किया हूँ थ्रू आउट माई प्रोफेशनल कैरियर अभी तक। तो मैं ग्रेजुएट होने के बाद आई जॉइंड एज ए ट्रेनी इन इंडियन ऑयल रिफाइनरी। मैं एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया था। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माई कैरियर आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन। तो जैसे अभी आप फाइनल ईयर में जाने वाले हो, तो एक साल के बाद नेक्स्ट ईयर you will be looking for a job. So that was my first job. Then that is how I started my career, and I continued in my career in इसी सेक्टर में मैं काम किया हूँ। रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, ONGC जैसे ड्रिलिंग वगैरह, इसी सेक्टर में मैंने काम किया। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मैं बात करूँगा, whatever I will be talking, I'll be talking the real cases, जो फील्ड में मैंने एक्सपीरियंस किया है, प्लांट में मैंने एक्सपीरियंस किया है, इंडस्ट्री में मेरे साथ मैंने जो प्रॉब्लम्स को डील किया है। लॉट ऑफ माय डिस्कशंस विल बी ऑल प्रैक्टिकल। दीज आर नथिंग बुक्स, कोई बुक नहीं है ये सब। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेंशन, मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि हर वक्त, हर समय मुझे फिजिक्स पे वापस जाना पड़ा, मैथमेटिक्स पे वापस जाना पड़ा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में जो हमने पढ़ाई लिखाई किया, उस थ्योरी को फिर से रिकैप करना पड़ा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और आज भी सिचुएशन मेरा कोई डिफरेंट नहीं है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से यू, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है कि आपको अपना थियोरेटिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आपकी थियोरेटिकल नॉलेज स्ट्रांग नहीं है तो जरूरी है कि आप उसको रिकैप करो। तो हमारी जो जर्नी है, ये हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग द केस स्टडीज। तो हर वीक में वी विल, आई विल बी गिविंग यू, अगले वीक में किस सब्जेक्ट पे डिस्कशन करेंगे वो मैं एक वीक पहले बता दूंगा आपको, so that you have time to go back and review those theory. क्योंकि आपने भी तो 3 साल अभी पढ़ाई किया है, might be few things you might be started forgetting it, तो recap करना पड़ेगा आपको। एक वीक पहले बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट वीक में these are the case study will deal with this topic, this theory. And theory will be a little bit of mathematics, little bit of statistics, and mostly mechanical engineering subjects. Mechanical engineers need to have a good command on mathematics. Is it clear?
so far is okay? आना वो कुछ बोलो. हाँ हाँ सर. Okay. Sir. Okay. Okay. You all know that mechanical engineering is the most diverse and versatile disciplines of engineering. Mechanical engineering एक ऐसा discipline है, it fits so many places. ये इतना ज़्यादा versatile है, एक mechanical engineer can work probably any field. That's probably the best engineering you can be educated and proud of. ये आपको हमेशा feel होना चाहिए. Throughout your professional life, आपका जो अगला 30 साल 40 साल निकलने वाला है, you must have a very proud feeling कि you are going to be a mechanical engineer. ये एक ऐसा फील्ड है, you can migrate, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कुछ भी कर सकते हो. आपके तो डोर ओपन हो जाते हैं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करने के बाद इतने ज्यादा एवेन्यूज हैं आपको कैरियर प्रोग्रेशन का, is amazing. It's not like other discipline. Other discipline is very narrow, but mechanical engineering door opens to a wide world. और that's the strength. और आप अगर I hope that जो हमारा जो सफर रहेगा, whatever journey we will be doing, you will start this subject of mechanical engineering, जो बहुत जरूरी है. It is very important that you love your subject. आप अपने इंजीनियरिंग को पसंद करो, you like it, then only you can, आपको जब कुछ प्रॉब्लम आएगा ना, it's become so easy. It just comes as a flash. एकदम बिल्कुल से आंसर आ जाएगा आपके दिमाग में. तो ये बहुत जरूरी है कि ये आप एक ऐसे स्ट्रीम में के स्टूडेंट हो which is so powerful, और ये मैथमेटिक्स पे बेस्ड है ना, इसलिए और भी इजी हो जाता है. आप देखोगे हम जो भी डिस्कशन करेंगे, हर चीज eventually becomes a small mathematical model. So this is very important that you should be proud that you are a student of mechanical engineering and you are going to be a mechanical engineering profession which is so respected all across the world. मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, all across the world it is so respected. Okay, as I mentioned that let us start recapping Bernoulli's theorem, Euler's turbo machine equation, similarity law. Have you gone through? I believe you have gone through it. आपने इसको review किया है या नहीं किया है? हाँ सर, किया है. किया, ठीक है, ठीक. I'm not going to ask you any question. Yeah, I'm again repeating. I'm more a mentor than a teacher. मैं आपका knowledge को मैं direction दूंगा. I will not challenge your knowledge. Yeah, I will always be like your assistant. कि मैं आपके knowledge को किस तरह से solution की तरह लेके जाता हूँ. Let's go next. I'll just run through. आपने जब when you have gone through all those, you know all these things because these words I'll be using it. Yeah. There's a Bernoulli equation, Reynolds number, head loss, Darcy's equation, friction factor, fluid dynamics, drag, centrifugal pumps. I believe you have all familiar with these words, right? Is there any doubt? I believe आपको सब ये सब जो words हैं, ये सब जो topics हैं, आपने पढ़ा है and you are clear about it. Correct? मेरी thinking correct है? Yes, yes. Yes, sir. किसी को कोई doubt नहीं है ना? No, sir. Be clear in your mind. I will be the last person to challenge you कि आपको ये मालूम है या नहीं है. मैं आपको आपके academic knowledge को challenge नहीं करूँगा. मैं बस आपको direction दूँगा. मैं आपको रास्ता उंगली पकड़ के रास्ता पार करना सिखाऊंगा. That is it. रास्ता के उस तरफ में solution है और रास्ता के इस तरफ में theoretical knowledge है.
I will not go through again. These are the terminologies. This is the inlet side, this is the outlet side, this is the pressure, velocity, and then potential energy, kinetic energy, Bernoulli theorem. You are familiar with it. Then Euler's turbo machine equation, you are familiar with it. What is the velocity triangle and those things. Correct? Meri thinking barabar hai? You are familiar with these things, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So gradually I am going towards the real case. मैं केवल जज कर रहा हूँ where you are. Okay. Before I go a little technical, एक non technical बीच में एक figure दे रहा हूँ आपको. Deloitte is a very famous company, one of the most famous across the world. Deloitte does a lot of survey. Deloitte एक कंपनी है जो सर्वे करती है. ये एक सर्वे का रिजल्ट है और इसमें ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ मैकेनिकल और उसका डिमांड क्या है मैकेनिकल इंजीनियर्स का फ्यूचर में क्या डिमांड है. ये सर्वे कुछ पहले किया गया था, ये कोविड वगैरह के पहले किया गया था. नाउ इफ यू कैन सी क्या डिमांड है और कैसे डिमांड बढ़ने वाला है अक्रॉस द वर्ल्ड. एक पिक्चर है ये. फॉर एग्जांपल इन 2016 में 4 साल 5 साल पहले the demand of mechanical engineers was somewhere 67% in India. और उन्होंने उस समय प्रोजेक्ट किया था कि 2020 में it will increase to 77%. So almost 10% rise is there in India. कहने का मतलब है कि of course कोविड के लिए everything has gone down, but over next couple of years again it will go back to these figures. ये जो टेबुलेशन है ये दिखाता है कि the demand of mechanical engineers is going to go up in India, and in India now world ranking में 11th से 5th उन्होंने प्रोजेक्ट किया था last 5 years पहले. So मैसेज ये बोलना चाहता हूँ that you should have a happy feeling. आपके अंदर में एक फीलिंग होना चाहिए that ये बहुत जरूरी है when you are facing an interview, when you will be facing interview next year sometime this time. It is very important that दो चीज मैंने बोला कि you should be proud that you are a mechanical engineering graduate. And you should also know that the future requirements of mechanical engineers are quite high. And this is not my figure, yeah. These are the figures. So, but इसमें एक बहुत important चीज है. If you can read that, however, the compensation package of these mechanical engineers are going to depend on the skills and expertise, which is why it has become extremely important that the skill gap is bridged in order to make the new graduates aware of the latest tool as well as the technologies in the industry. क्या बोल रहा है ये? मगर it all depends, ये डिपेंड करता है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट होने वाले हैं उनका स्किल और एक्सपर्टाइज क्या है. How they are different than other. You have so many mechanical engineering graduates. They will be, completing their course next year. आप लोग कब निकलने वाले हो? Next year, April, May में. Is it right? आप लोग का final year कब है? Yes, sir. हाँ, कब है? Yes, sir. April. आप लोगों का कैंपस रिक्रूटमेंट वगैरह इंटरव्यू वगैरह कब चालू होता है? हेलो, हेलो सर.
हाँ, नेक्स्ट ईयर आप लोगों का रिक्रूटमेंट वगैरह कब चालू होता है? सर हम 4 स्टूडेंट है, वो लास्ट ईयर के है और बाकी सब थर्ड ईयर के स्टूडेंट है। आप हमारा लास्ट इस ईयर साल, का? अच्छा, हाँ सर, और बाकी हमारा सब? अभी हाँ, जून जुलाई में शायद कोविड की वजह से बहुत लंबा हो रहा है इस सेमेस्टर, अच्छा, शायद जून जुलाई में होगा। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा, इस सेशन में कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं क्या? कितने लोग हैं आप लोग फाइनल ईयर के? सर 4 है सर। 4-5 लोग हैं। अच्छा, हाँ सर। तो ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास काफी कम वक्त है। दिस इज ऑलरेडी मार्च और जून जुलाई है, मतलब 3-4 महीने ही रह गए हैं आपके लिए, और आपके जो जूनियर बैच है उनके लिए तो 1 साल का समय है। तो द पॉइंट हियर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दिस स्किल एंड एक्सपर्टाइज, दिस इज वेयर हमारा जो फोकस है ना, बस वहीं पे है कि हम केवल उसी पे बात कर रहे हैं। तो लेट अस मूव ऑन। इसमें चार पार्ट है। जो हमारा जो पूरा डिस्कशन होगा, 4 पार्ट है। एक पार्ट है क्रिएट ए प्लेटफॉर्म। तो जो आपके जो HOD प्रोफेसर गटके सर हैं, उनके साथ डिस्कशन होकर के हम लोगों ने ये शुरुआत किया है। सेकंड पार्ट है कि जो इनोवेशन लीडर्स हैं जिनको कुछ डिफरेंट टाइप का नॉलेज है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम है, दे आर दोज इनोवेशन लीडर्स। मैं बताता हूँ अपने टीम के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू रियली लाइक इट। और क्यों, हमें उम्मीद है कि आपको फायदा होगा। तीसरा पार्ट है स्किल एनहांसमेंट, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्किल एनहांसमेंट। और स्किल एनहांसमेंट का जो वट एवर वी विल बी डिस्कसिंग, हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में एक और काम है जो आपको करने का है। आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग रेडी करने का है, आपको फेलियर फोरकास्ट करने का है। कैसे करोगे ये? जब आप करना चालू करोगे ना, एंड देन व्हेन यू फेस द इंटरव्यू और व्हेन यू फेस ए प्रोफेशनल, आपकी जो लैंग्वेज होगी, जो आपका जो कम्युनिकेशन होगा, इट विल नॉट बी लाइक ए स्टूडेंट। योर लैंग्वेज विल बी डिफरेंट। जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, then we will not be talking like a student and a professor. We will be talking like a engineer and engineer. उनका जो इंजीनियर और इंजीनियर के बीच का जो लैंग्वेज होता है वो डिफरेंट होता है। हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं वो एकेडमिक वर्ड्स बहुत कम यूज करते हैं, हम लोग फील्ड के वर्ड्स यूज करते हैं। सो दैट इज द फोर्थ स्टेप। So this is what we are hoping that we will be achieving. Achha. Our target is that we will be dealing with case studies. तो जो मेरा जो इनिशियल टारगेट है, जो केस स्टडी नंबर 1 जो है, ये एक केस स्टडी डील करने में कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। I will explain you why. एक केस स्टडी डील करने में 2-3 महीने लगेंगे, एंड जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, तो नेक्स्ट केस स्टडी विल बी सॉल्व वेरी फास्ट। Maybe within 1 month you will finish. And the third case study you might finish in 1 week. So the progression will be like that. When you are able to finish your case study very quickly, it means that your thinking has changed. Your thinking is no more theoretical. Your thinking is very practical. So this is what we are targeting. And hopefully if COVID वगैरह का ये जो प्रॉब्लम्स है कुछ अगर कम होता है, तो by end of the year, I'm talking about the third year students, the junior students, probably we might go to some industry as well, जहाँ पे we will interact with them directly. So that is our hope, अगर everything goes well. So हमारी जो thinking है, हम
ऑलमोस्ट 1 साल की थिंकिंग लेके आगे बढ़ रहा हूँ। एक चीज और है, एक जैसे एकेडमिक्स में क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज अ राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर। आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया गया है एंड देन देयर इज ओनली वन आंसर इज राइट एंड अदर आंसर्स आर रॉन्ग। बट इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो रॉन्ग आंसर। हर आंसर हैज गॉट सम मीनिंग। So whenever I'll be raising a question, when we finish this session today, I'll be giving a question. So when I will be raising a question, don't hesitate. आप hesitate मत करो। आप अपने जैसे स्टूडेंट जैसे प्रोफेसर के पास से क्वेश्चन आया, so you know that there is only one right answer. लेकिन इंडस्ट्री में there is nothing like that. And there is nothing called wrong answer. What is important, जो सबसे ज्यादा important है, आपको बोलने का है। You have to speak. You have to speak your mind. You have to speak your idea. आपके दिमाग में जो भी आता है आपको बोलना है। Never keep quiet. ये आपको सीखना पड़ेगा। Whenever a question comes, you should speak. अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको ये बोलना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपको जो प्रॉब्लम है, I am not able to understand your problem. But speak. Speaking is extremely important in industry. So that is something I will be expecting from every one of you. Let's take a case. ये एक प्लांट है, वेस्ट लूब ऑयल रिकवरी प्लांट। ये एक प्लांट है where, do you know lubricating oil? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एग्जांपल दो, कहाँ यूज होता है? बाइक्स में यूज होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कहाँ यूज होता है? कोई और दूसरा एग्जांपल? इंजन में यूज होता है सर। Can you give opportunity to others to speak? एग्जांपल दो प्लीज। हाँ सर, जहाँ पर भी फ्रिक्शन होने रिड्यूस वाला करने है, के लिए, कहाँ पे? फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। हाँ बराबर, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। वेल, लाइक कूलेंट सर, कूलेंट से भी यूज हो सकता है सर, हाँ कूलेंट के लिए। बिल्कुल सही बात है। ओके, सो ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं, ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। A lot of machines are there. Machines are huge machines. आपका जो यूजुअली क्या होता है, जैसे आपका जो घर जितना बड़ा है, घर के साइज का एक छोटा पार्ट होता है मशीन का बड़े बड़े इंडस्ट्री में। इट्स ए ह्यूज। सो उनमें जो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल या कूलिंग के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होता है। और इसका मतलब ये है कि लूब ऑयल का जो कंजम्पशन होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को शॉर्ट में लूब ऑयल बोलते हैं। ओके, दीज आर टेक्निकल वर्ड्स। ओके, यूजुअली वी डोंट कॉल लुब्रिकेटिंग ऑयल, वी जस्ट कॉल लूब ऑयल। सो जो लूब ऑयल का जो यूज होता है, इट्स ए ह्यूज। और क्या होता है, दीज लूब ऑयल लूजेस इट्स प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी कुछ दिन के बाद जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम हो जाती है। जैसे बाइक में जो लूब ऑयल यूज होता है, आप कुछ दिन के बाद रिप्लेनिश करना, टॉप अप करते रहते हो, या उसको ड्रेन करके क्लीन करके फ्लश करके फिर नया लूब ऑयल डालते हो। इसी तरह से बड़े बड़े मशीन में भी लूब ऑयल बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इतने ज्यादा लूब ऑयल जब यूज होते हैं, जो लूब ऑयल जब खराब हो जाती है, जो उसकी जो क्वालिटी अनएक्सेप्टेबल हो जाती है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। क्वालिटी कहने का मतलब जैसे विस्कोसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसका टैन है, टोटल एसिड नंबर है, टोटल बेस नंबर है। वी विल बी टॉकिंग ऑल दिस थिंग्स समटाइम, या बिकॉज ट्राइबोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट है। हैव यू स्टडीड ऑलरेडी ट्राइबोलॉजी? फाइनल ईयर स्टूडेंट्स? नो सर। Hello, sir. It is an elective subject in Shivaji University. Okay, fine. It's a elective, one of the electives.
But then Yes. tribology is something you should be aware about to some extent. जो बिल्कुल जरूरी subjects हैं, अगर आपने cover नहीं किया है तो very briefly I will give a small session on those subjects. Tribology is definitely one of the things you should be aware about it, क्योंकि industry उसके ऊपर चलती है. तो आज नहीं, maybe we will fix up some time and we will have a exclusive session for tribology. Tribology पे ही मैं एक दिन बात करूँगा. और उसमें क्या important चीज़ है, bit of theory and bit of practical tribology. Anyway, so we are deviating. So ये lube oil, ये जो plant है, तो जो lube oil की जब property खराब हो जाती है, so what the industry do? They throw this oil. आप जब engine oil से जो आपका जो बाइक है, बाइक का जो इंजन ऑयल है, उसमें जो लूब ऑयल आप डालते हो, जो पुराना जो ऑयल है, वो क्या करते हो? वो जो आप जिस शॉप में जाते हो, they throw it out? No, they don't. No, throw. sir. They don't throw. इंडस्ट्री में ऑयल को थ्रो नहीं किया जाता है. इट्स ह्यूज. जो लूब ऑयल का जो कंटेनर होता है इंडस्ट्री में, एक रूम साइज का कंटेनर होता है लूब ऑयल का, और हर एक 3 महीने 4 महीने में उसको रिप्लेस किया जाता है. इतना लूब ऑयल जो वेस्टेज होता है, उसको थ्रो नहीं किया जाता है. उसको एक प्लांट में भेजा जाता है. उसे कहा जाता है वेस्ट लूब ऑयल रिकवरी प्लांट. जितने भी वेस्ट हैं, जो लूब ऑयल, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो प्रॉपर्टी से नीचे चले गए हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है. और इस प्लांट में क्या है कि they do a process. They do a cleaning process, and there are series of heat exchangers are there. Heat exchanger आप लोगों को मालूम है? Have you read it? Heat exchanger. हाँ सर. Yeah. So there are a lot of processes there. Then a membrane technology is there. Membrane technology, osmosis आपने पढ़ा है physics में? Osmosis. Yes, sir. Yeah, you know, I'll be recalling all these things. These are the things we are, as an engineer, you will be dealing with day to day. Oh, osmosis. Oh, then okay, you are recalling that. शायद मैं class 11 में पढ़ा था osmosis physics में. Reverse osmosis, reverse osmosis. Anyway, so these are the ये plant में, West Lube Oil Recovery plant में, these are the processes. Osmosis होता है, membrane technology है, फिर heat exchanger है, multiple heat exchanger है, फिर thermic fluid होते हैं. So anyway, so there is a long process is there, and then when you subject this West Lube Oil in that process, then it ends up into base oil. Base oil का मतलब होता है, base oil is the finished product. Base oil का मतलब होता है, वो base oil वो लोग सेल करते हैं, और उस base oil में आप एडिटिव डाल के बाइक का तेल बन जाता है, फिर से एडिटिव डाल के टरबाइन का तेल बन जाता है, एडिटिव डालने पर कूलेंट बन जाता है, उसमें एडिटिव डालने पे डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ऑयल बनते हैं, उसको बेस ऑयल कहा जाता है. लुब्रिकेटिंग ऑयल इज जनरेटेड फ्रॉम बेस ऑयल, और ये जो प्लांट है, दिस इज ए बेस ऑयल जनरेशन प्लांट. इट्स ए ह्यूज प्लांट. नाउ द इंटरेस्टिंग, ये केस मेरे पास करीब 1 महीने पहले आया. ये अभी भी मैंने सॉल्व नहीं किया. दिस प्रॉब्लम इज स्टिल ऑन माय टेबल. सो आई थॉट दैट आज जब डिस्कशन हो रहा था, so let's discuss this issue with you guys. It's a live problem, and of course I will not take much time to solve it, but then let us see what is it and how एक इंजीनियर किस तरह से सोचता है, how he thinks, how he applies. Now this plant has a lot of, it's a business and they make profit, and they had series of failures in this plant. West Lube Oil Recovery plant में बहुत सारे failures हो रहे हैं. Mainly there are 3 failures. So when I visited, so I found there are 3 main failures were there. Failures, do you understand failures? What do you mean by failure?
Anybody? Hello? हाँ सर। फेलियर बताओ, फेलियर का क्या मतलब, क्या समझ में आता है? फेलियर जो मैं वर्ड यूज कर रहा है, फेलियर का क्या मतलब है? लैक ऑफ सक्सेस। जिस चीज के लिए उसे बनाया था वो पूरा ना होना, पूरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हर मशीन का एक फंक्शन होता है, हर विद्यार्थी का एक फंक्शन होता है, हर स्टूडेंट का एक फंक्शन होता है, इसी तरह से हर मशीन का एक फंक्शन होता है। So when it fails to perform its function, when एक मशीन जो फंक्शन के लिए बनाया गया है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो फंक्शन आउटपुट नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम फेलियर कहते हैं। इट्स अ लॉस ऑफ फंक्शन इज फेलियर। फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन बॉडी में हार्ट इज अ पंप। तो हार्ट का काम है एक पर्टिकुलर वे में फंक्शन करना। तो ये जब इट फेल्स टू फंक्शन तो हम क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेल हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया। मतलब हार्ट है स्टॉप, दैट पंप है स्टॉप परफॉर्मिंग इट्स डिजायर्ड फंक्शन, उसका जो फंक्शन है वो करना बंद कर दिया। एंड देन द पर्सन गेट्स लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सिमिलरली एक मशीन का जो फंक्शन है, when it is unable to do this function because of any reason, किसी भी रीजन से, तो उसको हम कहते हैं फेलियर। तो फेलियर जब होता है तो वो प्लांट यूजुअली क्या होता है, आइदर पार्ट ऑफ द प्लांट या पूरी की पूरी प्लांट स्टॉप हो जाती है, बंद पड़ जाती है। और यू कैन इमेजिन दैट उस प्लांट में से 100 लोग काम कर रहे हैं, 100% are working. Suddenly all the 100% don't have any work. वो the plant has stopped. तो जब मैं इस प्लांट में गया था, जब मुझे बुलाया गया था, then they had a problem that every 1 month 7 days ये प्लांट बंद रहता है। मतलब 3 weeks रन करता है और उसके बाद में फेलियर हो जाता है। एंड देन उसको रेक्टिफाई करने में 7 दिन का टाइम लगता है। देन दे रेक्टिफाई इट एंड अगेन द प्लांट स्टार्ट्स रनिंग। तो इन नेचुरली 1 महीना का जो उनका प्रॉफिट है, अभी क्या हो रहा है कि उनका प्रॉफिट केवल 3 वीक के काम पे ही आ रहा है। तो इनका प्रॉफिट काफी डाउन हो गया और दुनिया भर का रिपेयर करना पड़ता है, उस पर दुनिया भर का कॉस्ट लगता है। So a lot of money, whatever they are earning, they are spending that money in fixing that problem. Now, this is the real case. This is the lube oil recovery plant. It's somewhere in Middle East. It's a lube oil recovery plant. Now there were many failures were there. Mainly 3 failures. हमने वहां जब गया तो देखा कि there are 3 failures are there. एक है बॉयलर में फेलियर था, बॉयलर, we are not covering today बॉयलर। एक फेलियर था वैक्यूम सिस्टम में, सब मैकेनिकल फेलियर्स हैं सर। और थर्ड फेलियर था पंप्स पे। तो लेट अस टॉक अबाउट पंप्स टुडे। नाउ व्हाट इज अ पंप? तो हमें बताया गया कि दिस इज अ पंप और यहाँ पे ये बार बार फेल हो जा रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, एंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स आर कमिंग। मैक्सिमम वी आर एबल टू रन 3 सप्ताह चलता है, उसके बाद में बैठ जाता है। नाउ पहला चीज मेरे दिमाग में आया, पंप मतलब क्या? पंप, ये कौन सा पंप है? ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। कौन सा पंप है? सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रिंसिपल क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रिंसिपल है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? So okay, I have to think about बर्नौली थ्योरम, यूलर सिमिलरिटी लॉ वगैरह पे चले जाने का है। ओके, देखो सोच कैसी है, कैसे हम सोचते हैं, एक इंजीनियर कैसे सोचता है वो। सो देन आर वी क्लियर अबाउट दैट?
अगर मेरा थियोरेटिकल नॉलेज उसके बारे में वीक है देन आई कैन नॉट प्रोसीड। और यूजुअली क्या होता है, ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है, जो फेलियर आते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है कि देयर इज अ रिटन बुक इज देयर दैट ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मेनी ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट देयर इज नो नथिंग टू सपोर्ट यू, आपको कोई मदद नहीं मिलता है, एंड दैट इज द टाइम यू हैव टू गो बैक टू द थ्योरी। दिस इज द इंटरनल ऑफ द पंप। तो फिर मैं देखना चालू किया कि इसमें इस पंप में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रहा है। see now I'm narrowing, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। या ठीक है, आपका ये पंप पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। देन स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग, तो मेरे को 7 जगह पे प्रॉब्लम नजर आया। 7 places it has some problem. Now these are the red color जो marking है, these are the different problems. Okay. तो जो नीचे का एक है, जो लेफ्ट साइड में है, you can see it. What is it written? Can you see? ये नीचे जो एक रेड कलर का जो मार्किंग है, can somebody tell me what is it? Impeller. Yes. So let us focus on one topic today, impeller. तो हमने कहा ठीक है यार, तुम्हारा जो फेल्ड हुआ है, फेल्ड इम्पेलर किधर है? तो वो जो लेफ्ट साइड में एक फोटोग्राफ है, कहते ये मेरा फेल्ड इम्पेलर है, ये हाफ कट है। तो एक नया इम्पेलर जो होता है एकदम शाइनिंग होता है, ये you can see so lot of corrosion is there, lot of I mean आप देखने से ही लग रहा है एकदम rusted हो गया है। Now the question can that why it happened? See, this is the reality. Yeah, आपको समझ में आ रहा है कहाँ से मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, कि एक इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम आया, and then we started as a mechanical engineer, we go there and we look at it. Okay, where is the problem? Okay, so you have a problem with centrifugal pump. Fine. Now, what are the problems in the centrifugal pump? So, okay, you have 7 types of problem in the centrifugal pump. Oh, very good. Okay, let us look one by one. एक एक करके देखते हैं। तो चलो पहला देखते हैं इम्पेलर। तो ठीक है, इम्पेलर दिखा। ये जो आपका जो फेलियर हुआ है इम्पेलर को, किधर है दिखाओ। तो उसने मेरे को दिखाया ये फेल्ड इम्पेलर। अभी ये स्टेट। Now to figure it out, हुआ क्या? What happened? And now how we relate this failure with the theory? And this is the gap. हम लोग जो इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, we are very good. Indian students, fortunately, I had मेरे को काफी एक्सपोजर मिला है जो मैकेनिकल इंजीनियर्स अक्रॉस दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के मिलने से। मैं बहुत मैकेनिकल इंजीनियर से मिला हूँ, काम किया हूँ, जो नॉन इंडियन है, बाहर के लोग हैं। बट आई रियलाइज ऑलवेज दैट जो हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो इंडिया से हैं, देयर थियोरेटिकल नॉलेज इज nowhere less than any of the mechanical engineers anywhere in the world. In many cases, our knowledge is much superior. तो पहला चीज है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अपने आप पे बहुत प्राउड करना चाहिए। You must have very proud feeling that नहीं, हम लोगों का जो knowledge, जो strength है, is very strong, and I'm telling from my experience that it is really at par with any one across the world, if not better. क्वेश्चन है कि ठीक है, अभी यहाँ मेरे को ये इम्पेलर मिल गया, पुराना इम्पेलर मिल गया, अभी मैं इसको और थ्योरी को कैसे ज्वाइन करूं? सो दिस इज द गैप। तो जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते हैं और आपको इंटरव्यू बोर्ड में फेस किया जाता है, इंटरव्यू बोर्ड वाले दे आर नॉट एकेडमिशियंस। इंटरव्यू, मान लो कि यही कंपनी है, ये कंपनी आई इंटरव्यू लेने के लिए, तो ये कंपनी क्या करेगी इंटरव्यू में?
ये कंपनी आती है इंटरव्यू लेने के लिए टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, तो वो आएंगे इंटरव्यू लेने के लिए एंड देन दे विल आस्क दैट आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप का ट्रबल शूटिंग आता है, डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट, हमारा इंपेलर बार बार फेल करता है, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डू यू हैव एन एक्सपीरियंस? दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन इंटरव्यू बोर्ड, दैट एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंपेलर फेल कर गया है, कैन यू टेल व्हाई इट हैज फेल्ड? These are the kind of typical questions. और I had been, मैं इंटरव्यू बोर्ड में हमेशा रहता हूँ, मैंने आई एम ऑलवेज देयर सिंस लास्ट 20 years मैं इंटरव्यू लेता रहता हूँ. So these are the questions हम पूछते हैं. Now the problem is that the academic institute के जो स्टूडेंट होते हैं, they know the theory, but how they apply their theory to find out why this problem has happened, this is the missing link. Is it clear? मैं अभी solution पे जाऊंगा. Is it clear to everybody? Yes, sir. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Is it clear to you? That Yes, where sir. is the gap? Where is the gap? This is the practice. This is the actual. ये actual photographs हैं. ये प्रॉब्लम है उस प्लांट में. अभी हमें वो जो हमने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो पढ़ा था, फाइनल ईयर में जो पढ़ा था, उसको अप्लाई करने का यहाँ टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड देन उसको बताने का है कि भाई आप ऐसा करो देन ठीक हो जाएगा. दिस इज द चैलेंज. इज दिस, ये आप लोग अभी तक क्लियर हो? मैं अभी आगे जाऊंगा सोल्यूशन पे, बट सोल्यूशन के पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू आर क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम. एनीबडी हैज एनी डाउट अबाउट द प्रॉब्लम फर्स्ट? किसी को प्रॉब्लम समझने में दिक्कत हो रही है? नो सर. No, sir. No, sir. अच्छा, मैं सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्शन पे नहीं जा रहा हूँ. एनीबडी हैज एनी आइडिया दैट क्या हुआ होगा? शायद इंपेलर, ये जो इंपेलर इस तरह से डैमेज हो गया है, क्या क्या आ रहा है आपके दिमाग में? सर ड्राई रन की वजह से हो सकता है. ड्राई रन. ओके, ड्राई रन की वजह से हो सकता है. आपका नाम क्या है? मैं आपके पास वापस आऊंगा. धनंजय पाटिल. धनंजय. ओके. हाँ सर. एनी अदर आइडिया? सर वियर की वजह से भी हो सकता है. इज इट धनंजय अगेन? यस सर. ओके धनंजय. नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? Sir, which मॅक्झिमम particular- टॉर्क ट्रान्समिट झाल्यामुळे, क्या? बिकॉज ऑफ मॅक्झिमम टॉर्क ट्रान्समिटेड. ओके. आपका नाम क्या है? मयुरी साळुंखे. मयूरी. ओके. नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? Improper rotation of shaft. Improper rotation of shaft. आपका नाम? Abdul Saudagar. अब्दुल. और कोई नया आइडिया? Sir, due to chemical reactions. केमिकल रिएक्शन. गुड. आपका नाम? Karthik, sir. क्या नाम फिर से? Karthik Misrikoti. Okay, your voice is cracking. Yeah, but your point is good point. और Thermal reaction. Thermal reactions. थर्मल रिएक्शन. गुड. लुब्रिकेशन ऑयल खराब होने से. क्या खराब होने से? लुब्रिकेशन ऑयल. फैब्रिकेशन. बराबर, बिल्कुल सही. और Sir, abrasive like parts, हाँ, material, abrasive material harm the Abrasive impeller. field. बिल्कुल सही. सर ज्यादा प्रेशर ज्यादा होने से, मतलब स्पीड, मोटर स्पीड, आउटलेट ज्यादा लेने से उससे. स्पीड ज्यादा होने से, प्रेशर ज्यादा होने से, या सर. आउटपुट ज्यादा होने से. ओके. यस. ओके. ड्यू टू कैविटेशन. तो जिसके लिए डिजाइन किया गया है उससे उससे ज्यादा पे रन कर रहा है.
हाँ सर, एग्जैक्टली। हर चीज का डिजाइन होता है ना कि भाई आप 100 मीटर मैक्सिमम 15 सेकंड में रन कर सकते हो, और आपको अगर बोले कि 5 सेकंड में रन करो तो आप तो गिर ही पड़ोगे ना। तो ठीक है, मतलब पैरामीटर से ज्यादा अगर आप पुश कर रहे हो, ठीक है, एब्सोल्युटली। सी व्हाट इज हैपनिंग, आप लोग ने जो भी बोला है, आप लोगों ने व्हाट एवर थॉट्स आर कमिंग, पहला बात है कि यू मस्ट स्पीक, आप जरूर बोलो। और आपने जो भी बोला है एक भी गलत नहीं है, देयर इज नथिंग, नॉट ए सिंगल वन व्हिच इज रॉन्ग। आपने जो अभी तक कुछ बोले नहीं हो, जो आप खामोश हो, चुप हो, प्लीज स्पीक। जब तक बात नहीं करोगे ना, बात करने से क्या होता है कि यू आर यूजिंग टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल लैंग्वेज। आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं इसी लाइन में हो इतने सालों से, तो मेरे से जब बात करोगे ना तो आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफाइन होनी चालू हो जाएगी। आप कुछ दिन के बाद मेरे लैंग्वेज में बात करना चालू करोगे, वो बहुत जरूरी है। आप इंटरव्यू बोर्ड में यू मस्ट टॉक इन देयर लैंग्वेज, इसलिए यू मस्ट टॉक टू मी, यू कीप टॉकिंग। जैसे समवन सेड दैट आउटपुट ज्यादा, स्पीड ज्यादा, उसको इंस्टेड ऑफ टॉकिंग लाइक दैट, आप उसको इस तरह से बोलो कि जिस पैरामीटर के लिए इस मशीन को डिजाइन किया गया था, इस इम्पेलर को डिजाइन किया गया था, ये मशीन, ये इम्पेलर उस पैरामीटर के बियॉन्ड चल रहा था। जिस स्पीड के लिए डिजाइन किया गया था उस स्पीड से बियॉन्ड अगर रन करते हो तो ऐसा हो सकता है। जिस प्रेशर के लिए डिजाइन किया गया था उस प्रेशर के बियॉन्ड अगर रन करते हो तो ऐसा हो सकता है। तो आपके लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट होना चालू हो जाएगा। ये तभी होगा जब आप बोलोगे, व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू कम्युनिकेट। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि यू मस्ट पार्टिसिपेट। आर यू गेटिंग मी? आपको ये बात दिमाग में घुसने का है। यस सर। Now the thing is that fine. So there are many possible reasons. Fine. अभी उसमें से हर रीजन का एक एक करके डाइसेक्ट करने का है कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे someone said that it could be corrosion. Someone said that it could be a thermal reaction. Someone said that it was a dry running. Now let's look at one by one each reason. Dry running, अगर dry running होगा, for example dry running होगा, कैसे, क्यों dry running होगा, और dry running होगा तो ऐसा कैसे हो, ऐसा क्यों होगा? Okay, dry running हो गया, so ऐसा क्यों सर होगा? सर ड्राई रन हुआ तो ओवर हीटिंग के चांसेस बढ़ते हैं। ओवर हीटिंग के चांस बढ़ते हैं, हाँ ठीक सर। है। और क्या हो सकता है ड्राई रनिंग होगा तो? वेयर एंड टेयर। बिल्कुल वेयर एंड टियर होगा, लेकिन क्यों होगा? एक्चुअली ड्राई रनिंग, मैं एक बात आप ही के बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जब ड्राई रनिंग होगा, ड्राई रनिंग का मतलब है कि एक मशीन के लिए एक मिनिमम लिक्विड चाहिए, एक पंप के लिए, एक इंपेलर के लिए एक मिनिमम लिक्विड इनलेट में चाहिए। जब इनलेट में उतना लिक्विड आता है, देन ओनली इट विल पंप। सपोज अगर जितना लिक्विड चाहिए, मान लो कि 20 मीटर क्यूब पर आवर, और आप उसको 5 मीटर क्यूब पर आवर दे रहे हो, तो वो स्टार्व करेगा। उसको जरूरत है 20 मीटर क्यूब मिनिमम, और वो 5 मीटर क्यूब ही उसको मिल रहा है या 2 मीटर क्यूब मिल रहा है, तो वो स्टार्व करेगा। जब स्टार्व करता है, then it leads to a hydraulic phenomena inside the impeller. उसकी जो वेलोसिटी ट्रायंगल है वो पूरी चेंज हो जाती है। उसकी जो वेलोसिटी इनलेट, जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी डायग्राम आप जो बनाते हो फाइनल ईयर, थर्ड ईयर में आप लोग जो पढ़े हो, वो पूरी डिस्टॉर्ट हो जाती है। And that results into a resultant force which is जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स चाहिए था उसके
दूसरे डायरेक्शन में फोर्स आ जाती है, and that causes lot of resistance. It may lead to eddy current formation. It may lead to eventually a term called cavitation. अभी देखो, मैं आपको ड्राई रनिंग से मैं अभी थ्योरी पे जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ थ्योरी में. Let us go a little bit towards that. Now this is a general equation of your centrifugal pump. This is the inlet side, this is the outlet side. P2 is the outlet side, P1 is the inlet side. अभी आप बोल रहे हो ड्राई रनिंग हो रहा है. ड्राई रनिंग हो रहा है, इसका मतलब है कि जो हेड है, हेड, okay, head. Do you know what is head in a pump, in a centrifugal pump? Head. So this is called pressure head. The P1, this is the static head. V1 squared by 2G is the velocity head. Z1 is the elevation head. So these are the heads. H pump is the head of pump. This is the energy supplied by the pump. H turbine is the energy supplied, extracted from the prime mover. So these are the heads. These are the different heads. This is the total head. Head मतलब होता है, in very simple way, head का मतलब होता है कि जब हम एक पंप को, I'm not telling something new. This is what you have already studied. I'm just आपका जो knowledge है, आपको मैं relate कर रहा हूँ practical के साथ. Head का मतलब होता है कि when a pump receives, when an impeller receives a liquid, suppose it pumps to 10 meter height. So it generates a 10 meter head. मान लो पानी का पंप है, पानी का specific gravity 1 होता है. So when a water column of 10 meter is raised, जब impeller को हम run करते हैं, मान लो कि 3000 RPM पे run कर रहे हैं, the omega is 3000 RPM. Now at that RPM, when you are pumping the liquid, and suppose the discharge is going to 10 meter height, so 10 meter is the discharge head. 10 meter for a specific gravity of 1, you calculate it, it will come 1 kg per centimeter square pressure. So either you talk in terms of meter head, liquid column, or you talk in terms of pressure head, kg per centimeter square. ये discharge head हो गया. मान लो कि ये जो in this drawing, you can see that ये एक sump से पानी ले रहा है. मान लो ये जो sump का level है, impeller का जो central line है, वहां से 5 मीटर distance पे. और ये, and this liquid is not water, this liquid is gasoline, ये petrol. आपके जो बाइक में जो पेट्रोल है, ये मान लो कि ये आपको जो पेट्रोल पंप में जो पंप है ना, वो है. तो यहाँ से जब आपका जो मशीन, आप जब पेट्रोल भरने के लिए जाते हो तो क्या होता है, एक्चुअली अंदर में एक पंप रन करता है. वो पंप क्या करता है, नीचे एक संप होता है, वहां से पेट्रोल को सक करता है और आपके बाइक में भरता है. अब वो जो संप है, से इट इज 5 मीटर डिस्टेंस, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो, टू बी सिंपल, 0.5. एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी गैसोलीन का अराउंड 0.7 के करीब होता है. मान लो फॉर सिंप्लिसिटी 0.5 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो सक्शन प्रेशर कितना होगा इंपेलर आई पे? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग बैक टू योर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर क्लासेस एंड टॉकिंग अबाउट दीज फिगर्स. मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू आंसर वन ऑफ योर कलीग जिसने बोला कि ड्राई रनिंग होगा, मैं उसका आंसर दे रहा हूं. आप एज ए इंजीनियर आपको इस तरह से सोचने का है. यू हैव टू थिंक वेरी बेसिक. कोई रॉकेट साइंस नहीं है.
एक साधारण सा चीज है, एक सिंपल सा थिंकिंग है जो हमने फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में स्टडी करा था, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि अगर सक्शन वाटर सम्प, ये जो सम्प है, पेट्रोल सम्प है, पेट्रोल पंप पे हम गए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो इंडस्ट्री है जहाँ पे ये प्रॉब्लम आया है, उसमें पंप में प्रॉब्लम हो रहा है और वी आर डाउटिंग कि इसमें ड्राई रनिंग हुआ है, तो हम उसमें देखेंगे कि भाई आपका सम्प कहाँ पे है, तो सम्प 5 मीटर डाउन द लाइन है, मतलब इम्पेलर का जो सेंट्रल लाइन है उससे 5 मीटर नीचे, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है लूब वाल का? तो लूब वाल का स्पेसिफिक ग्रेविटी अराउंड 0.9 होता है, तो 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, 5 मीटर सेक्शन है, 5 मीटर लिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया 5 का मतलब हो गया 1 बार डिवाइडेड बाय 0.9, 0.5, so around 0.6 kg per centimeter square प्रेशर रहेगा इम्पेलर के आई। ये जो कैलकुलेशन है, you should be so strong that ये छोटा मोटा कैलकुलेशन it should come to your mind automatically. How do you do that? I will be ending my session. I'll be ending my session with a question for your next session. So how do you do it? आप किस तरह से आगे करते हो? Now this is called pump curve. It is not possible for you to remember एक इंडस्ट्री में जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप देखते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो फंक्शन होता है, जैसे मैंने बोला ना पहले कि हर मशीन का एक फंक्शन होता है और फंक्शन को डिफाइन किया जाता है कि ये मशीन का फंक्शन, जैसे एक हार्ट का एक फंक्शन है टू मेंटेन ए डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर 120 and 80 मिलीमीटर। सिमिलरली एक पंप का, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का कैरेक्टरिस्टिक होता है, फंक्शन होता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ए पंप। ये जो स्केच है, ये जो ड्राइंग है, दिस ड्राइंग we will be discussing in our next session. This drawing, if you see on your left hand side, is head. You see on top, shut off head, maximum diameter, shut off head, minimum diameter, head scale. On the left hand side, it is called head. Head is how much pressure it can develop. ये जो impeller है, इस particular जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये impeller कितना head develop कर सकता है? And then you see there are and on x-axis you see there is a flow line is there, flow scale is there, point of zero flow and flow scale. You can see it, correct? नीचे right side, नीचे bottom में x-axis में देखो flow है, और top का जो y-axis है that is head. और there are two curves are there which is drooping down, जो नीचे की तरफ आ रहा है, blue color का दो curve है, एक मैक्सिमम डायमीटर कर्व है, एक मिनिमम डायमीटर कर्व है। ये जो कर्व है, तो जब हम डिफाइन करते हैं एक पंप को, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के इम्पेलर को जब हम डिफाइन करते हैं, so we define the function of that pump. इसका मतलब है कि ये जो पंप है, ये पंप इस फ्लो पे, इस पर्टिकुलर फ्लो पे इतना हेड जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी at 9000 GPM, gallon per minute, it can generate about 170 feet of head. आप अगर फ्लो नीचे करते हो 5000 GPM, then you see it can generate about 230 feet of head. So this is the function of this impeller. जब हम ड्राई रनिंग बोलते हैं, one of your colleagues said that ड्राई रनिंग का मतलब है
I am expecting this impeller to generate 240 meter head, but I am not giving the flow of 500 GPM. हम उसको 100 GPM दे रहे हैं. And then we are expecting मेरे को इतना pressure चाहिए, इतना head चाहिए. So this is called dry running. Dry running का मतलब होता है कि you are deviating from जो characteristic होता है एक machine का, एक impeller का in this case, if you are deviating from there on lower side, you are calling it as a dry running. And if you are giving excess liquid, you are flooding it. Now, in this case, in this particular case, ये जो इस industry में जो impeller का ये condition निकला है, the first thing we see, what is the function of this impeller? जैसे हमने देखा ना, there are 7 failures are there. So one failure is impeller. The first thing we see, what is the function of this impeller? 7 failure है, we will be seeing function of each component. If I go back, the second one is, for example, radial bearing on top. What is the function of the radial bearing? So here we are challenging what is the function of the impeller. It is very important जब हम किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी फेलियर को देखते हैं, किसी भी एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले मेरा सवाल होता है, what is its function? What is it supposed to do? It is so important to define ये क्या काम करने वाला है. Do I know ये काम करने वाला है? तभी तो हमें पता चलेगा कि ये काम नहीं कर रहा है या काम कर रहा है. So the first question comes that we should know what is the function of this impeller. And then we decide whether it is a dry running, whether it is not following the characteristic, whether there is a chemical reaction, whether it is excessive speed, whether it is whatever you have mentioned. This graph will start answering one by one each of the idea you had. We are is it fine so far? आप लोग ठीक हो अभी तक? Is it okay? हाँ सर. Okay. हाँ सर. Okay. I'm not going further deep क्योंकि एक ही दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा. But मैंने आपको यहाँ तक लेके आया है कि एक इंडस्ट्री में जब प्रॉब्लम आता है, then we look at each problem separately. और हर प्रॉब्लम का एनालिसिस करने के पहले फर्स्ट वी डिफाइन कि इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है. इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ये सही है या गलत है. हाउ डू वी डिसाइड दैट ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिंस वी हैव टेकन अ केस ऑफ impeller and you had many ideas and none of the idea is wrong. तो आइडिया जो भी है उसको पहले हम देखते हैं कि उसका डिफाइन कर, उसका ओरिजिनल डेफिनेशन किधर है. तो एक इम्पेलर का ओरिजिनल डेफिनेशन जो है वो प्योर बर्नौली थ्योरम पे ये है. ये जो ग्राफ जो है, we will draw this graph. This graph is nothing but fluid mechanics, but it has been drawn in a manner which is beneficial to the industry. ये इस तरह से ड्रॉ किया गया है जो एक मैकेनिकल इंजीनियर को फायदा होगा. So in our next session we will look at it. What is HQ curve? Head flow curve. Head on the y-axis and flow on the x-axis. What is power flow curve? What is NPSH flow curve?
ये जो कर्व ड्रॉ किए गए हैं, so क्या इफिशिएंसी फ्लो कर्व, व्हाट इज इट? फ्लो के साथ जो वेरिएशन हो रहा है, एक पंप क्या करती है, एक इंपेलर क्या करता है, इतना फ्लो देता है। तो इस फ्लो के साथ प्रेशर का क्या वेरिएशन है, इस फ्लो के इफिशिएंसी का क्या वेरिएशन है, इस फ्लो के साथ पावर का क्या वेरिएशन है, एंड इस फ्लो के साथ एनपीएसएच एक नया टर्म है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, वी विल बी टॉकिंग इट्स समथिंग टू डू विद ड्राई रनिंग। ये ड्राई रनिंग के लिए एक सेपरेट कर्व होता है, उसका क्या वेरिएशन, इसका क्या मतलब है, और ये कहाँ से कर्व आया है, where it relates to our Bernoulli and Ural's theorems. So we will look at in next session. I don't have any problem. I can continue, but tell me, is it okay that so far we have understood where is the gap between normal academics and application academics? Here हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग अभी ये जो थ्योरी है जो हमने पढ़ाई किया है इसको अभी अप्लाई कर रहे हैं। हाउ डू वी अप्लाई इट टू फाइंड आउट ए प्रॉब्लम ऑफ ईच कंपोनेंट? दिस इज द जर्नी, दिस इज व्हाट वी विल बी लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, एंड देन यू विल बी एबल टू टेल कि इसमें ये प्रॉब्लम है। सो व्हेन वी स्पीक कि ये ड्राई रनिंग हो रहा है, we don't speak like dry running हो रहा है। What we speak that इस impeller का ये कर्व है और ये NPSH कर्व है, और इस पंप का शायद NPSH was not meeting this curve, and that is the meaning there was a dry running. तो जब हम बात करेंगे कस्टमर के साथ, जब बात करेंगे इंडस्ट्री के साथ, तो हम इस तरह से बात करते हैं, Where is your NPSH curve? आपका NPSH कर्व किधर है, और ये इम्पेलर का कंडीशन है, कैन यू चेक कितना आपका एक्चुअल NPSH है? देखो आपका एक्चुअल NPSH और जितना होना चाहिए थियोरेटिकल, इसमें इतना गैप है। That is the reason why dry running happens. So what you have to do, you have to increase the NPSH and your problem will be resolved. So हम लोगों की जो थिंकिंग है इस तरह से चेंज हो जाएगी। Is it we will go into details of this curve in our next session, because this curve itself is quite interesting, how ये कैसे बना है, इसका क्या मतलब है। I will be telling you how to make this curve, and then once you understand this curve, then you know exactly how this impeller behaves, and then you know exactly why it failed. And this is nothing but this equation. Fine, dear? Is it okay? Yes, sir. Okay, so see, in this case itself, you can see there are 7 types of failures out there. One is radial bearing, thrust bearing, then lubricating oil, then shaft, then mechanical seal. Each has got its own subject. Each has got its own theory. So if I start talking about each failure, then I can keep on discussing. So first of all, we will limit ourselves. हम लोग केवल impeller पे ही बात करेंगे। पहले पूरी तरह से समझ लेंगे ये क्या चीज है। जब एकदम clarity आ जाएगा, it can take one session, it can take 2 sessions. When everyone is clear about it, then we will go to the next failure. क्या हुआ है? Then we will see what is mathematical modeling. Then we will see statistical analysis क्या होता है. Those are the things slowly we will start learning and relating. Any comment? Any guys?
Anyone? Hello? Anybody, any comment? Yeah, feel free to ask questions, students. If you don't have any comments, say no comments. I think that so. Please. बिफोर वी एंड एक सवाल मैं पूछता हूँ कि अगले सेशन में आने के पहले कैन यू लुक एट व्हाट इज हेड फ्लो कर्व, HQ कर्व? कैन यू लुक एट इन योर बुक HQ curve of a centrifugal pump? Head flow curve. Hello, student. Yes, sir. Yes, sir. Look at it. Yes, Try sir. try to read it as much as you can understand, and then we will further go into details. Why did it happen? Failure analysis is one of the major tasks you have to do during your professional life. Analyzing the problem क्यों हुआ? Or this is where the role of mechanical engineers are mostly in demand. क्यों problem हुआ और क्या solution देना चाहिए? So we are just taking one case and we will try to go deep. So look at it in your books, head versus flow curve of a centrifugal pump impeller. Right? Yes, sir. Can we get a, you guys will go through that, and I'll be posting this whatever अभी तक जो मैंने बात किया है, I'll be posting this thing on your WhatsApp platform. You can go through जितनी भी मैंने बात किया है, the entire thing will be there on your WhatsApp. You can have a look at it and prepare yourself for the next session. HQ curve, head flow curve of a centrifugal pump impeller, and then we will meet again. When are we meeting next? Raju? Yeah, I think, is it okay for all students if we meet next week on Friday, which is on 26th, same time, 10 to 11? Is it okay for all students? Sorry, Okay, sir, sir. for the interruption. The timetable of the students are declared now by the Shore University. From 22 to 27, they are facing their external exams. So, and it will manage the time. So according to that, we can adjust some timetable for the external portal. Okay, Gadge sir, then can we do then the next session probably Yes, sir. because of the exams on 10th of April? Is that okay? April onwards, so they are going to face the theory exam. So they are scheduled to 2 April. It will start from the 2 April and it will end up to the 15 April, sir. Okay, that means we can then only take the next session on 17th of April. That's what you're telling. Hello? Okay, sir. No problem from our side. Yeah, so 17th of April. Sir,
But this is for fourth year as well as third year also. Yes, sir. Yes, sir. So then can we do it on? So now the university is conducting. Yes, sir. Go ahead, tell Gadge sir. The Shivaji University conducted the exam only for the third and final year students, sir, in this lot. So So these students are busy in these days from the 20 No, that's fine. 22 of Yeah, that's March. fine. Yeah, that's fine, Gadge sir. So if I understood correctly, that the students are busy till 15th of April, right? Till I